नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। मोदी समर्थकों ने केजरीवाल के वाराणसी आने के विरोध में नारेबाजी की। काल भैरव मंदिर के सामने केजरीवाल के विरोध में जमकर हंगामा होता रहा। वाराणसी में आज अरविंद केजरीवाल लोगों से रायशुमारी करके ये तय करने वाले हैं कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। करीब 3 बजे केजरीवाल रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली वाराणसी के बेनियाबाग इलाके में जयप्रकाश पार्क में होनी है। रैली से पहले वाराणसी में केजरीवाल ने गंगा घाट पर स्नान किया। उसके बाद उन्होंने भैरव मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले सुबह वाराणसी पहुंचे अरविंद केजरीवाल का रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केजरीवाल ने भारत माता की जय नारे के साथ काशी की धरती पर पैर रखे। वाराणसी यात्रा के दौरान ट्रेन में केजरीवाल का सच से सामना हुआ। ट्रेन में बैठे एक लड़की ने दिल्ली में इस्तीफा देने को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछा तो वो झुंझला गए। एक बार चांस किया, उसके बाद आपने फिर गवर्नमेंट नहीं चली दोबारा, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। वाराणसी में मोदी को चुनौती देने पहुंचे केजरीवाल ट्रेन से सफर करते हुए यहां पहुंचे। ट्रेन में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों के सवालों के जवाब दिए। उनके साथ कई पार्टी कार्यकर्ता भी ट्रेन से वाराणसी पहुंचे। कल केजरीवाल वाराणसी के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी रैली करेंगे। उनका वकीलों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। केजरीवाल सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद पूर्व से टिकट कटने से नाराज चल रहे बीजेपी नेता हरेंद्र पाठक को पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मिलने के लिए बुलाया है। राजनाथ से हरेंद्र शाम में मिलेंगे। हरेंद्र का टिकट काटकर अभिनेता परेश रावल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी के निमंत्रण को लेकर उनके बुलावे पर मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। शाम को मेरी मीटिंग है। मीटिंग के बाद मैं आज रात को या कल सुबह वापस आऊंगा। फिर आपसे जो कुछ हुआ होगा उसकी जानकारी दूंगा। बीजेपी से नाराज होने वालों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। जौनपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज स्वामी चिन्मयानंद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वो मोदी के साथ हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला, इसीलिए निर्दलीय लड़ूंगा। उधर बीजेपी के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य महत रामविलास वेदांती ने फैजाबाद से निर्दलीय लड़ने की धमकी दी है। अयोध्या में साधु संतों की बैठक के बाद वेदांती ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। गुजरात में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता बगावत पर उतर आए हैं। आदिवासी नेता और राज्यसभा सांसद रहे कांजी पटेल वलसाड़ से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। कांजी ने तो बीजेपी नेताओं को सत्ता का सौदागर तक कह डाला। बाड़मेर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सोनाराम चौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट से बीजेपी के बागी जसवंत सिंह कल ही निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। उधर कल बाड़मेर से निर्दलीय पर्चा भरने के बाद बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह ने रैली की, जिसमें उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को धोखेबाज तक बता डाला। बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मेरे साथ ये दूसरी बार दोस्त रहे हैं। कल जसवंत सिंह ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा और उन पर भी गद्दारी करने का आरोप लगाया। जसवंत ने कहा कि वसुंधरा ने ही पूरी साजिश रची, जिसके चलते बाड़मेर से टिकट नहीं मिल पाया। ये सारी योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे से, वो प्रमुख रूप से दोषी है। कल बाड़मेर की रैली में जसवंत सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि बाड़मेर से टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पुराने सिपाही की जगह कांग्रेस छोड़कर आए शख्स को टिकट दे दिया गया। इससे पहले कल जसवंत सिंह ने अपने कहने के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि अब काफी राहत महसूस कर रहा हूं। बीजेपी ने जसवंत सिंह के टिकट घमासान पर सफाई दी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी में उनका बड़ा योगदान है। बेहतर होता कि बात दूर तक नहीं जाती, लेकिन अब वो बोल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालमुनी चौबे ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके लालमुनी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो अब यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा। मैं भाजपा के खिलाफ करूंगा, नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई खड़ा हो। लालमुनी चौबे ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि गुलामों के अध्यक्ष हैं।
लालमुनि चौबे का टिकट कटने से जसवंत सिंह भी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अच्छा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी को खत्म करने वाला बताया है। उन्होंने कहा बीजेपी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ मोदी की ही चलेगी। बीजेपी की सदस्यता रद्द होने को प्रमोद मुतालिक ने गलत बताया। उन्होंने सदस्यता रद्द होने को कांग्रेस की साजिश भी बता दिया। श्री राम सेना के संस्थापक मुतालिक के बीजेपी में शामिल होते ही बवाल शुरू हो गया और फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के नारे को लेकर असमंजस में वो पड़ गए थे। पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अब की बार भाजपा सरकार पोस्ट किया, जिसे कुछ ही देर में बदलकर अब की बार मोदी सरकार कर दिया। दरअसल राजनाथ सिंह ने पहले अब की बार बीजेपी सरकार का नारा पोस्ट किया और लिखा कि 2014 में बीजेपी इस नारे के साथ उतरेगी। इस पोस्टर में मोदी की जगह राजनाथ थे और नारे में मोदी की जगह बीजेपी लिखा हुआ था। कुछ ही देर बाद राजनाथ ने पोस्टर बदलकर दूसरा ट्वीट किया। इसमें लिखा था अब की बार मोदी सरकार और पोस्टर में तस्वीर भी नरेंद्र मोदी की थी। बीजेपी के प्रचार में अब तक यही नारा चला रहा था। अपनी बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चरण वंदना तक पर उतर आए हैं। पटना से सटे रानापुर के कोथुआ में लालू ने कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के सरेआम पहुंच हुए और आशीर्वाद मांगा। दरअसल जेल में बंद कुख्यात रीतलाल यादव पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रीतलाल के पिता रामाशीष यादव को मनाने पहुंचे। इसी दौरान लालू ने रीतलाल के पिता के पैर भी छुए। लालू ने न सिर्फ कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के पैर छुए, बल्कि रीतलाल को आरजेडी में शामिल करने का ऐलान भी किया। साथ ही मंच से लालू ने रीतलाल यादव को पार्टी का महासचिव बनाने की घोषणा भी की। बीएसपी आज से हरियाणा में अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाली है। पार्टी सुप्रीमो मायावती गुड़गांव और हिसार में रैलियों को संबोधित करेंगी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में कल चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। दिल्ली में 7 सीटों के लिए 10 अप्रैल को चुनाव होना है और मोदी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 26 मार्च को चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। मोदी देश भर में 185 भारत विजय रैलियों को संबोधित करेंगे। इन रैलियों का आयोजन 295 संसदीय क्षेत्रों में किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को लोकसभा चुनाव के लिए चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 मार्च को दिल्ली में चुनावी रैली करेंगी और दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। सोनिया की रैली अजमल खान पार्क में आयोजित की गई है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वो बस्तर के कोंडागांव पहुंचेंगे और यहां एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस ने बीएसपी से निकाले गए नंद गोपाल गुप्ता नंदी को टिकट दिया है। नंदी के टिकट की घोषणा होते ही कांग्रेस में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। दौसा से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा है। इसी सीट से नमो नारायण मीणा के भाई और पूर्व डीजीपी हरीश मीणा बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं। वाराणसी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी उम्मीदवार बनाए तो वो वाराणसी में मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आज शोलापुर से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से अपना नामांकन करेंगे। नामांकन के बाद गुलाम नबी आजाद की कठुआ में रैली है। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले साबिर अली को जेडीयू से निकाल दिया गया है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने साबिर अली को पार्टी से निकाले जाने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी का गुणगान करना न सिर्फ पार्टी विरोधी कार्य है बल्कि अमानवीय कार्य है। इसलिए उनको उम्मीदवारी समाप्त की जाती है और 6 साल के लिए नहीं, उम्र भर के लिए पार्टी से निकाला जाता है। साबिर अली उनके सीट त्यागी पर ही भड़क उठे, जिन्होंने उनके निष्कासन का ऐलान किया था। कोई केसी त्यागी है, कह रहा है कि हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया। शरद यादव घूम रहे अपने क्षेत्र में, तो ये लोग जो यहाँ दलाली करने के लिए बैठे हैं मोना बाबा की, उसकी औकात नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीत जाए, वो निष्कासित कर रहा है। ये तो इस पार्टी का विलंबना है।
पार्टी से निकाले जाने के बाद साबिर अली ने नीतीश कुमार को धोखेबाज तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी के लिए तन मन धन लुटा दिया उसके साथ नीतीश ने धोखा किया तो बिहार के साथ न जाने क्या करते होंगे। ऐसे लोग जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हों और जुबान के झूठे हों, ऐसे लोगों को पब्लिक कहां पहुंचाएगी, ये वक्त बताएगा। नीतीश जी ने आपको तो धोखा दिया, क्या बिहार की जनता को भी धोखा ही? जब हमको धोखा दे सकता है जो उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, तो बिहार की जनता किस गली में? राज्यसभा का टिकट कटने के बाद से ही साबिर अली जेडीयू और नीतीश कुमार से नाराज थे। अब खुलकर उन्होंने कहा कि उनका टिकट इसलिए कटा क्योंकि वो कुर्मी नहीं बल्कि मुसलमान के बेटे हैं। मेरा इसलिए टिकट कट गया कि मुसलमान का बेटा हूं, साबिर अली नाम है, ताकतवर है, जुबान में ताकत है। अगर मैं कुर्मी होता तो मेरा नहीं कटता। दरअसल साबिर अली के जेडीयू से निकाले जाने का रास्ता तभी खुल गया जब उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी नीतियां अच्छी हैं और ऐसे ही लोगों को देश का नेतृत्व करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कभी प्रहार नहीं करता। राजनीति में नीति की बात होती है और जिसके पास अच्छी नीति होगी सरकार उसी की बनेगी। नीति है मोदी के पास, कैसी लगती है नीतियां आपको? अभी करीब से देखा नहीं है, दूर से तो अच्छा लगता है। मेरठ की कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री पर बगैर इजाजत रोड शो करना महंगा पड़ गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले में सिविल लाइंस और ब्रह्मपुरी थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया। बोगस वोटिंग के लिए उकसाने वाले केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने पवार से गुरुवार तक इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। पवार ने समर्थकों से स्याही मिटाकर 2 जगह पर वोट देने के लिए कहा था। 2 जगहों से वोट देने की अपील करने वाले शरद पवार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेनन ने मुंबई में आयोग के दफ्तर में जाकर एनसीपी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तो शरद पवार की शिकायत मुंबई पुलिस मुख्यालय में भी की थी। किरीट ने कहा था कि एक तो बगैर इजाजत लिए पवार ने रैली की और फिर लोगों को 2-2 बार वोट देने के लिए कहा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पवार के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में शरद पवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर पुलिस वाले पर भड़क गए। दरअसल पुलिसकर्मी राज बब्बर का वीडियो बना रहा था जिस पर वो आपा खो बैठे, जबकि पुलिसकर्मी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा था। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के पुलिस वाले से नोकझोंक पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाज़िया आलमी ने निशाना साधा है। शाज़िया ने कहा कि अहंकार में चूर राज बब्बर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल के बीच गठबंधन हो गया है। समझौते के मुताबिक बीजेपी ने अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के रूप में 2 सीटें दी हैं। बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में इसका ऐलान हुआ। पटना साहिब से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार परवीन अमानुल्लाह का पटना में जोरदार विरोध हुआ। परवीन अमानुल्लाह के रोड शो के दौरान कई आप कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और विरोध में नारेबाजी करने लगे। ये कार्यकर्ता परवीन को टिकट दिए जाने से नाराज है। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता को जमीनी कार्यकर्ता है उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से पैसा लेकर पार्टी में टिकट दिया जा रहा है। जो कल पार्टी ज्वाइन किया उसको आज टिकट। आप कार्यकर्ताओं ने पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का भी विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध में मनीष सिसोदिया वापस जाओ के नारे लगाए और कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के परवीन का टिकट वापस लेने की मांग भी की। एनसीपी ने अपने नेता विजय कुमार गावित को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। गावित की बेटी हिना बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। गावित महाराष्ट्र के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे और पिछले हफ्ते ही उन्हें पद से हटाया गया था। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद एनसीपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बेटी के बीजेपी में जाने से एनसीपी आलाकमान नाराज चल रहा था। कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक पंडित विनोद शर्मा ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो 11 दिन के प्रदेश के दौरे के बाद साथियों से बात करेंगे, फिर वो नवरात्रि में कोई पार्टी का ऐलान करेंगे। अपने साथियों से पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से बात करूंगा, इस गठन का स्वरूप क्या होना चाहिए। साथ ही विनोद शर्मा अपने साथियों से पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से बात करूंगा, इस गठन का स्वरूप क्या होना चाहिए। साथ ही विनोद शर्मा ने कहा कि वो लोगों से मोदी को सहयोग करने की अपील भी करेंगे। मैं अपने साथियों से भी यही गुजारिश करूंगा कि इस बार जो है वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें
पूरी मदद करनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। विनोद शर्मा ने कांग्रेस की नीतियों को फेल करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के अंबाला से उम्मीदवार राजकुमार वाल्मीकि की जमानत जब्त हो जाएगी। ये अंबाला से जो उम्मीदवार अभी आए हैं, जिस हालात से वो निकले, मुझे लगता है उनकी जमानत जब्त। गुजरात के गांधीनगर में दक्षिण के सुपरस्टार नागार्जुन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नागार्जुन से पहले कांग्रेस नेता और अभिनेता चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने भी मोदी से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री और फर्रुखाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पत्नी और उत्तराखंड सरकार में मंत्री अमृता रावत ने कहा कि भले ही उनके पति ने बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। फतेहपुर सीकरी से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा। समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हो या फिर नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, सभी सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने जनता से सही और सच्चे उम्मीदवार चुनने की अपील भी की। अन्ना हजारे ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भी नाराजगी जताई। अन्ना ने कहा कि उन्होंने ममता को सपोर्ट किया था, टीएमसी का नहीं। टीएमसी के शुरुआती विज्ञापन में अपनी तस्वीर के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताई। इंडियन मुजाहिदीन के फरार आतंकी बरकत को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को बरकत पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था। बरकत साकिब अंसारी का साथी है, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बरकत को जोधपुर के बकरतुल्लाह इलाके से गिरफ्तार किया गया। बरकत ही साहिब को विस्फोट डेटोनेटर की सप्लाई करता था। बरकत के साथ एक और संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईपीएल फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से ये भी पूछा कि इस केस में क्या किया गया। अगली सुनवाई 27 मार्च को होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के नतीजों का ऐलान कर सकता है। अगर रिजल्ट ललित मोदी के पक्ष में जाता है तो बीसीसीआई की उस अर्जी पर भी सुनवाई होगी, जिसमें बीसीसीआई ने ललित मोदी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बैन करने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने नेचुरल गैस की कीमत बढ़ाने पर रोक लगा दी है। 1 अप्रैल से नेचुरल गैस के दाम में इजाफा होना था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने $4.2 से बढ़ाकर $8 प्रति यूनिट गैस की कीमत करने पर रोक लगा दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गैस के दाम में होने वाले इजाफे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय से कहा है कि वो 1 अप्रैल से गैस की कीमत न बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस इंडिया लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए गैस दर बढ़ाने के मामले में आज भी सुनवाई होनी है। रिलायंस के खिलाफ सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता और एक एनजीओ ने अर्जी दाखिल की थी। मुंबई के शक्तिमल कंपाउंड में फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में 4 दोषियों को सजा सुनाई जानी है। मुंबई के शक्तिमल कंपाउंड में पिछले साल 22 अगस्त को फोटो पत्रकार से गैंगरेप किया गया था। महिला पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ शक्तिमल पर स्टोरी कवर करने के लिए गई थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। जोधपुर कोर्ट में आज आसाराम यौन शोषण मामले में अहम सुनवाई होनी है। पीड़ित लड़की को भी आज कोर्ट में पेश होना है। आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सहारा प्रमुख पर निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप है, जिस पर 14 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 25 मार्च कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय और बाबूलाल कुशवाहा की अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। दोनों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की सिफारिश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड को जरूरी बनाने संबंधी सारे आदेश वापस लिए जाएं। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का राज विस्टा रिपोर्ट आने पर और गहरा गया है। विस्टा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल उलट है। विस्टा रिपोर्ट में सुनंदा के शरीर में जहर होने या ड्रग ओवरडोज के प्रमाण नहीं मिले। सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल के कमरे से मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ड्रग ओवरडोज को बताया गया था। इधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सुनंदा पुष्कर की विस्टा रिपोर्ट आने के बाद जांच कराने की बात कही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शराबी बाघ पर भारी पड़ गया। शराबी को देखकर बाघ दुम दबाकर मांद में घुस गया। शराबी वहीं मांद में घुसकर बाघ को ललकारने लगा, लेकिन घबराए बाघ की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई।
जू में इस टाइगर और शराबी के बीच चंद फीट की दूरी थी। शराबी की डांट से बाघ घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। इस सीन को चिड़ियाघर के बाहर से देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। बाघ से मुकाबले को उतारू शराबी को देखकर जू प्रशासन भी सख्ते में आ गया। बाघ के दूर चले जाने के बाद जू प्रशासन ने शराबी को बाहर निकाला। सभी इस बात को लेकर घबराए हुए थे कि कहीं बाघ उस पर हमला न कर दे। पंजाब के बटला में एक महिला ने गांव के ही एक डेरामुखी के बाबा और कबड्डी खिलाड़ी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक वो कई सालों से बाबा के सेवादार के तौर पर काम करती थी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक शख्स पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया। आरोपी के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दीपक और उसकी पत्नी का अपने पिता राजकुमार से पैसों को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। 4-5 दिन पहले दीपक की पत्नी मायके चली गई। दीपक को शक हुआ कि पिता के साथ लड़ाई की वजह से ही उसकी पत्नी ने घर छोड़ा, जिससे वो गुस्से में था। गोरखपुर में नशे में चोर एक सिपाही ने सोमवार शाम जमकर उत्पात मचाया। सिपाही ने इतनी शराब पी ली कि उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। ठाणे के भिवंडी में देर रात कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया गया। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ नीदरलैंड टीम महज 39 रन पर ऑल आउट हो गई। मलेशिया के पीएम ने लापता विमान के क्रैश होने की पुष्टि कर दी है। विमान के क्रैश होने के साथ ही उसमें सवार सभी 239 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 भारतीय भी थे। मलेशियाई पीएम ने कहा कि लगता है विमान हिंद महासागर में ही डूब गया होगा, इसलिए हम उसकी तलाश खत्म कर रहे हैं। लापता विमान को खोजने के लिए 16 दिनों में 25 से ज्यादा देशों के विमान जुटे। हादसे को लेकर हाईजैक होने के कयास भी लगाए गए थे। यमन में अलकायदा के आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। आतंकियों ने यमन के हद्रामाउत राज्य में सैनिकों के बैरकों पर हमला किया और 24 सैनिकों की हत्या कर दी। क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यूक्रेन ने क्रीमिया में अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। यूक्रेन के कार्यवाहक राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने आदेश जारी करते हुए यूक्रेन की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। मिस्र में पूर्व राष्ट्रपति मुर्सी के 529 समर्थकों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आतंकवादी संगठन घोषित किए गए मुस्लिम ब्रदरहुड के 529 सदस्यों को पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में सजा सुनाई। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर की शूटिंग पर विवाद हो गया है। मुंबई के कॉलेज में जब शूटिंग चल रही थी तब वहां परीक्षाएं चल रही थी। मुंबई में सलमान खान ने अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाए। मुंबई में खार जिमखाना में ऑल इंडिया ओपन विमेंस टेनिस टूर्नामेंट में फिल्म अभिनेता आमिर खान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पहुंचे थे। और मुंबई में दिवंगत फारूक शेख की फिल्म क्लब 60 का स्पेशल प्रीमियर रखा गया, जिसमें फिल्म स्टार इमरान खान समेत कई सितारों ने शिरकत की।